नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। लेकिन आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं, जहां हरिद्वार के बहादुराबाद स्थित जया मैक्सवेल अस्पताल में कथित अनियमितताओं और लापरवाही के आरोपों को लेकर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने बड़ी संख्या में सीएमओ कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। जानकारी के मुताबिक 14 मार्च को अस्पताल में इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिसके बाद से परिजनों और संगठन में भारी आक्रोश है। भीम आर्मी का कहना है कि ये मौत अस्पताल की लापरवाही का परिणाम हो सकती है, इसलिए पूरे मामले की निष्पक्ष और गहन जांच बेहद जरूरी है। इसी मांग को लेकर संगठन लगातार स्वास्थ्य विभाग पर दबाव बना रहा है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। बनाम भीम आर्मी नहीं, जय मैक्सवेल बनाम पीड़ित परिवार। ये जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के समर्थन में भाई लाखन के परिवार को न्याय दिलाने के लिए। जिस प्रकार से हॉस्पिटल की लापरवाही के कारण लाखन भाई आज हमारे बीच में नहीं है, हम एक अपना मांग पत्र लेकर सीएमओ साहब के यहाँ पर हम पहुंचे। सीएमओ साहब हालांकि अभी यहाँ पर उपस्थित नहीं है, तो एसडीएम साहब ने हमारा मांग पत्र लिया। उसमें हमने बहुत सारी मुख्य मांगे रखी हैं, लगभग 10 मांगे हमारी उसमें हैं कि जो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स काम कर रहे हैं उनकी डिग्रियों की जांच हो और लाखन का उपचार के दौरान इस तरह से मर जाना ये हॉस्पिटल की लापरवाही को दर्शाता है। तो जिस टाइम जिस डॉक्टर ने इलाज किया है उसकी पूरी डिटेल और ऑन सीसीटीवी कैमरा, ये सारी चीजें हमने अपने मांग पत्र में रखी हैं कि इसमें एक जांच कमेटी बनाई जाए और उस जांच कमेटी में परिवार के एक सदस्य को हिस्सा दिया जाए और जांच करके इस हॉस्पिटल पर तुरंत कार्रवाई की जाए। लोकतांत्रिक देश है, हम स्वतंत्र हैं। जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ता के घर पर लाठी डंडे लेकर चढ़ाई करी है, तो हम बड़े शांतिपूर्ण तरीके से अपना डंडा और नीला झंडा लेकर जो है हॉस्पिटल के गेट के बाहर जाकर बैठेंगे। उत्तराखंड के गंगोत्री धाम के कपाट आगामी अक्षय तृतीया यानी 19 अप्रैल को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। चार धाम यात्रा का शुभारंभ भी इस दिन से होगा। तीर्थ पुरोहितों द्वारा चैत्र नवरात्र के अवसर पर शुभ मुहूर्त निकाला गया है, जिसके अनुसार 19 अप्रैल को दोपहर 12:15 पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मां गंगा के कपाट खोले जाएंगे। इससे एक दिन पहले 18 अप्रैल को मां गंगा की भोग मूर्ति की डोली मुखबा से गंगोत्री धाम के लिए रवाना होगी और भैरव घाटी में रात्रि विश्राम के बाद अगले दिन धाम पहुंचेगी। सर्वप्रथम सभी देशवासियों को, सनातन प्रेमियों को हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं। पूर्व परंपरा अनुसार मां भगवती गंगे के कपाट उद्घाटन की जो तिथि है चैत्र प्रथम नवरात्रि को ही घोषित की जाती है। उसी संदर्भ में आज मंदिर कार्यालय में बैठक करके सभी पत्रकार बंधुओं के साथ मिलकर के शनिवार 18 अप्रैल को 12:15 पर मां भगवती गंगे की डोली शीतकालीन प्रवास मुख्य मठ से प्राचीन भैरव मंदिर भैरव घाटी के लिए प्रस्थान करेगी और रात्रि निवास भैरव घाटी में ही रहेगा। और 19 अप्रैल को प्रातः 7 बजे गंगोत्री के लिए प्रस्थान करेगी डोली और लग्नानुसार 12:15 पर लाभ बेला के अवसर पर मां भगवती गंगे के कपाट सभी दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए जाएंगे। सभी देशवासियों से निवेदन अधिक से अधिक संख्या में आकर के मां भगवती गंगे के दर्शन करें और लाभ अर्जित करें और अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए कामना करें। जय मां गंगे, हर हर। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सड़कों की हालत सुधारने को लेकर प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज पांडे ने जिलाधिकारी समीन बंसल के साथ शहर के कई इलाकों में रोड कटिंग के बाद रेस्टोरेशन कार्यों का निरीक्षण किया। सुबह 6 बजे से दिलाराम चौक, सहस्त्रधारा रोड और आईएसबीटी के साथ कई स्थानों का जायजा लिया गया। इस दौरान अधिकांश जगहों पर काम संतोषजनक पाया गया, लेकिन कुछ स्थानों पर मलबा पड़ा मिला और रेस्टोरेशन कार्य अधूरा पाया गया। अधिकारियों ने मौके पर ही संबंधित एजेंसियों को सख्त निर्देश दिए और समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करने को कहा। साथ ही चेतावनी दी गई कि मानकों का पालन न करने वाली एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये निर्देश दिया गया कि देहरादून शहर की जो सड़कें उनमें तमाम इश्यूज हैं, रोड खराब हैं या खुदी हुई हैं, उसको देखा जाए। तो मैं स्वयं और मेरे साथ जिलाधिकारी देहरादून और बाकी पूरी टीम पीडब्ल्यूडी की और जो भी एजेंसीज जिन्होंने रोड कटिंग करी है उनको लेके हम लोग सुबह 6 बजे से अलग अलग जगहों पर जाके देख रहे थे सड़क को। तो निश्चित रूप से पिछले कुछ दिनों में काफ़ी काम किया गया है। काफ़ी जगहों पे जो रोड कटिंग की गई थी उस पर रिपेयर का काम या रोड बनाने का काम कर दिया गया है। कुछ जगहों पे अभी भी इश्यूज दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा जो मलबा है रोड कटिंग का वो कई जगह पे दिखाई पड़ा है, जहाँ पे जिसको सफाई जिसकी की जानी चाहिए थी वो नहीं की गई है। कई जगह पे रोड कटिंग की गई जिस पे अभी काम नहीं किया गया है, तो उसको डिटेल उसको वर्कआउट किया गया है। सारे एजेंसीज को ये डायरेक्शन दिया गया है कि इमीडिएटली उसको कवर करें और आगे जो भी परमिशन ले रोड कटिंग की उसको एक अरेंज तरीके से, टाइम बाउंड तरीके से कटिंग करें और साथ के साथ उसको फिलिंग करते जाएं, क्योंकि पब्लिक को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है जब रोड कटिंग करके छोड़ दिया जाता है। मलबा अगर सड़क पर रहता है तो लोगों को चलने में दिक्कत होती है, तो सरकार की इससे छवि धूमिल होती है। तो उसी को हम लोग ये इंश्योर कर रहे हैं कि कभी इस तरह की स्थिति नहीं आए, पब्लिक को कोई परेशानी नहीं हो और जो सुविधाएं जो सरकार दे रही है वो पब्लिक को मिलती रहे। सर कोई स्पेस उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार लेखक गांव के तत्वाधान में विरासत कला उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी शामिल हुए। इस दौरान डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि यह पहली बार है कि जब एक मंच पर देश के कई राज्यों के लोग प्रतिभाग कर रहे हैं। उन्होंने भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय का भी आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस तरह देश के नव युवा कलाकारों को एक नेशनल मंच मिलेगा और अलग अलग राज्यों की लोक संस्कृति को भी बढ़ावा मिलेगा। इस बीच अलग अलग राज्यों से आए कलाकारों ने भी कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन से क्षेत्रीय लोक नृत्यों को राष्ट्रीय पटल मिलता है और कलाकारों का मनोबल बढ़ता है। कि देश के सभी राज्य यहाँ पर सरकारी गैर सरकारी सभी प्रकार के हो रहे हैं। जैसे अभी गुजरात के लोग आए थे, वो सरकारी उस पर आए हैं। महाराष्ट्र के लोग आए थे, अभी तमिलनाडु, तेलुगु, केरल के लोग आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के तो वो करके गए हैं और रेगुलर अब पूरा देश के लोग इसको अपना गंतव्य, ऐसा गंतव्य बना चुके हैं जो हम चाहते थे कि इसकी गतिविधियाँ, और वो ये हिमालय का क्षेत्र है, ये पर्वत श्रृंखलाओं में इस तरीके की उपत्यका में ये स्थित है कि यहाँ आते ही लोगों का मन जो है प्रफुल्लित हो जाते हैं। तो मुझे लगता है ये हम लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है कि पूरे देश के लोग देवभूमि उत्तराखंड में आकर के उसका आनंद लेते हैं और अपनी प्रस्तुतियों को करके दूर तक के लिए एक नया मार्ग बनाते हैं। इस तरह के आयोजन से सरकार के 4 साल पूरे होने पर 21 मार्च को हल्द्वानी में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शिरकत करेंगे। इसकी जानकारी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दी। उन्होंने बताया कि 21 मार्च को रक्षा मंत्री प्रदेश सरकार के 4 सालों के कार्यकाल के उपलक्ष्य में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का उत्तराखंड की देवभूमि में आगमन हो रहा है। हल्द्वानी में प्रदेश सरकार के 4 वर्षों के कार्यकाल के उपलक्ष्य में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और हमने तय किया है कि जिस प्रकार से हरिद्वार के अंदर बड़ी तादाद में जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक वातावरण खड़ा किया, इसी प्रकार का वातावरण अब कुआओं क्षेत्र के हल्द्वानी जो द्वार है वहां से प्रारंभ होगा और ये भव्यतम जो रैली होगी, ये रैली 2027 के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए संजीवनी सिद्ध होगी। प्रदेश में हिंदू नव संवत्सर और पावन चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिवस पर धार्मिक आस्था और श्रद्धा का विशेष माहौल देखने को मिला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने शासकीय आवास पर विधि विधान के साथ हवन पूजन किया, जिससे मंत्रोच्चार के बीच वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो उठा। इस शुभ अवसर पर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर उनका आशीर्वाद लिया गया। साथ ही मां आदिशक्ति भगवती की आराधना करते हुए प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की गई। पूजन के दौरान प्रदेश की उन्नति और विकास के लिए विशेष प्रार्थना भी की गई।
चैत्र नवरात्रि के मौके पर धर्मनगरी हरिद्वार में माता के सभी मंदिरों में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। यहां मनसा देवी मंदिर, चंडी देवी मंदिर और माया देवी मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। माया देवी मंदिर को हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है और ये मान्यता है कि इस मंदिर में सच्चे मन से मांगी गई सभी मुरादें पूरी होती हैं। इसीलिए रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए यहां पहुंचते हैं। नवरात्रों के दिनों में मंदिर को विशेष तौर पर भव्य ढंग से सजाया जाता है। नवरात्रों के पहले दिन सुबह से ही मंदिर में भक्तों का जमावड़ा लगा रहा और मंदिर परिसर जय माता दी के जयकारों से गूंज रहा है। दिन है नवरात्रि का और ये माता माया देवी अधिराष्ट्री देवी बहुत ही सुंदर और अद्भुत लग रही हैं। हम आपसे यही करते हैं कि माता रानी सब पर अपनी कृपा करें। जल्दी स्नान करके आते हैं सब लोग, जल्दी से जल्दी सोचते हैं कि दर्शन हो जाए माता रानी के, इसीलिए सब लोग सुबह सुबह उठ के दर्शन करके घर में माता की चौकी लगाते हैं। शक्तिपीठों का उसका एक ये प्रमुख स्थान है। माया देवी प्रांगण हमारे हरिद्वार के अधिष्ठात्री देवी है और इसका महत्व तो शास्त्रों के अनुसार सनातन धर्म में सर्वोच्च स्थान है। और हमारी जो हरिद्वार नगरी है इसका प्राचीन नाम जो है मायापुरी के नाम से ही है। शास्त्रों में कहीं भी आप देखेंगे तो ये मायापुरी के नाम से ही वर्णन हरिद्वार का आता है। वो सब बहुत अच्छे से किया जाता है। ये 9 दिन हमें नहीं पता चलते कि कब शुरू होते हैं और कब ख़त्म हो जाते हैं। माँ के 9 दिन बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर होते हैं। और ऐसा नहीं है कि माँ का घर में दरबार लगाओ या मंदिर में आओ, हर जगह माँ वैसे भी रहती हैं, विराजमान है। मन में होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। माया देवी मंदिर एक मनोकामना मंदिर भी माना जाता है। ये बहुत काफ़ी साल से यहाँ पे है, तो मतलब इसकी तो मतलब बहुत ही सुंदर महिमा है माँ की। मतलब माता का मंदिर कहीं पे भी हो वो अद्भुत ही होता है। उत्तराखंड के नैनीताल में चैत्र नवरात्रि के शुभ अवसर पर आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। सरोवर नगरी के साथ पूरे प्रदेश में मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। चारों ओर जय माता दी के जयकारे गूंज रहे हैं। शहर के प्रसिद्ध मां नैना देवी मंदिर समेत घोड़ाखाल, कैची धाम, हनुमानगढ़ी और कई मंदिरों में सुबह से ही लंबी कतारें देखी जा रही हैं। श्रद्धालु मां के 9 रूपों की विधि विधान से पूजा कर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। नवरात्रि के पहले दिन मंदिरों में विशेष पूजन, दुर्गा सप्तशती पाठ, भजन कीर्तन, सुंदरकांड का आयोजन किया जा रहा है। रुड़की में स्कूली छात्रों पर फायरिंग से दहशत का माहौल बना हुआ है। मामला लक्सर के एक स्कूल का है, जहां स्कूल के बाहर घात लगाए दबंगों ने छात्रों पर फायरिंग कर दी, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। फायरिंग के बाद दबंगों ने छात्रों से मारपीट भी की। शोर शराबा सुनकर आरोपी जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। पीड़ित छात्र के परिजनों ने नामजद आरोपियों के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो ये सीसीटीवी फुटेज आपको हम दिखा रहे हैं स्कूल के बाहर का, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कुछ नकाबपोश यहां पर आते हैं और छात्रों पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। हालांकि ये पूरा मामला लक्सर के एक स्कूल का है, जहां पहले से ही स्कूल के बाहर घात लगाए दबंगों ने छात्रों पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। रुड़की के अंबर तालाब में मामूली कहासुनी ने अचानक हिंसक रूप ले लिया। 2 पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ा कि युवक को गोली मार दी गई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। दीपेंद्र को कमर में गोली लगी, जिससे वो घायल हो गया। दीपेंद्र को पुलिस ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने घायल को हायर सेंटर रेफर कर दिया है। और आपको बता दें कि कन्हैया नाम के युवक पर दीपेंद्र को गोली मारने का आरोप है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। यहाँ पर एक जो व्यापारिक जो है, इनका भी व्यापार एक जैसा, उनका व्यापार एक जैसा, व्यापार के खुन्नस निकालते हैं। व्यापार के खुन्नस निकालने के कारण इन्होंने जो हमारे यहाँ के मैनेजर है, उसे मैनेजर को आज गोली मारी। अच्छा, किस चीज का व्यापार है ये केमिकल्स का व्यापार। अच्छा, क्या पुरानी रंजिश के चलते हुआ ये घटना? पुरानी रंजिश कोई नहीं, आज पहली बार हुआ है। बहुत दिनों से हमारे रेड़े वाले, रिक्शा वाले इन्हें सबको परेशान करते थे। इनका भी एक तरह का काम था। इनका थोड़ा अच्छा चल रहा था, शायद उनका चल रहा था, वही चिड़न में इन्हें गोली मार दी। 8-20 के करीब एक आए थे अभी व्यक्ति, जिनकी कमर में ऊपर की तरफ चोट लगी हुई थी, जिस कारणवश हमने अभी आगे इन्वेस्टिगेशन के फर्दर जांचों के लिए भेजा है और उनका मैनेजमेंट के लिए आगे रेफर किया है उन्हें एम्स ऋषिकेश में। पर ऐसा प्रतीत होता था कि वो एक फायर आर्म इंजरी है। अब आगे देखते हैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन में क्या पता चलता है। इस चीज में मैं कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा अभी। ये फॉरेंसिक की जब जांचें वगैरह आ जाएंगी उस पर ही कमेंट कर पाएंगे।
उत्तराखंड में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल अपनी अपनी तैयारी में जुट गए हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस या फिर उत्तराखंड क्रांति दल, सभी अपने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के साथ तमाम जिम्मेदारियां दे रहे हैं। तो वहीं भू कानून और मूल निवास संघर्ष समिति के सदस्य मोहित डिमरी ने कहा कि सभी को एक होकर लड़ना चाहिए। बीजेपी वर्तमान में ताकतवर पार्टी है और ग्रास रूट लेवल पर इसके कार्यकर्ता हैं। विपक्ष को एक साथ बैठकर इस राज्य की बढ़ोतरी के लिए, बेहतरी के लिए भाजपा को टक्कर देनी चाहिए। देखिए, अभी लगातार इस तरह से प्रदेश में आप देख रहे होंगे, लगातार तमाम ऐसे ज्वलंत सवाल हैं, उसको लेकर जो हमारा संघर्ष है वो सड़कों पर अभी भी जारी है। और जहां तक सवाल है यूपीडी ज्वाइन करने का, लगातार यूपीडी के तमाम जो हमारे साथी वहां पर हैं, जो शीर्ष नेतृत्व है, लगातार हमसे संपर्क कर रहे हैं कि आप पार्टी ज्वाइन करिए। हालांकि उनका ये भी कहना है कि आप अभी भी हमारी पार्टी में ही हैं और आपका जो इस्तीफा है वो स्वीकार हमने अभी नहीं किया है। मेरा ये मानना है कि ये सारे सवाल भविष्य के लिए हमने अभी छोड़े हुए हैं और जब भी हम पार्टी ज्वाइन करेंगे तो उसकी खबर आप तक पहुंच जाएगी। लेकिन हमारा ये मानना है कि इस राज्य में लगातार संघर्ष करने वाले लोग, संघर्षशील ताकतें इस राज्य में लगातार सवाल सरकार से पूछते रहें कि जो भी इस राज्य में घटनाक्रम चल रहा है, तमाम तरह की जो कानून व्यवस्था है, यहाँ के अंकिता भंडारी का एक बड़ा सवाल है, मूल निवास भू कानून के मुद्दे हैं और भी तमाम यहाँ के लोगों के सवाल है, ये जिंदा रहने चाहिए और ये ताकत आगे खड़ी बड़ी होनी चाहिए। बाकी जब भी हम आगे निर्णय लेंगे इसकी जानकारी हम सभी लोगों से साझा करेंगे। देहरादून के सहारनपुर चौक स्थित श्री पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर परिसर में हिंदू युवा वाहिनी उत्तराखंड की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में संस्था के सदस्यों और स्थानीय युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान 40 से ज्यादा रक्तदाताओं ने स्वेच्छा से रक्तदान कर सामाजिक जिम्मेदारी का परिचय दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश अध्यक्ष विकास त्यागी ने किया। उन्होंने कहा कि रक्तदान मतदान है और इससे जरूरतमंद मरीजों की जान बचाई जा सकती है। वाहिनी द्वारा ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य हमें उन लोगों को जो गरीब लोग हैं, ब्लड परचेज नहीं कर सकते, उनको फ्री ब्लड उन तक पहुंचाया जाए, पहला। दूसरा, हमने इंद्रेश हॉस्पिटल से प्रार्थना की है कि अगर हमारे द्वारा दिया गया ब्लड हमारे देश के जवानों तक पहुंचाया जा सके तो उसमें हमें और भी आनंद आएगा। हालांकि हम लोग तो समय समय पर जो है रक्तदान शिविर लगाते ही रहेंगे और हिंदू युवा वाहिनी का जो उद्देश्य है वो हिंदू के लिए हमेशा सदैव जो है उनकी रक्षा करना और उनकी सहायता करना, ये हमारा उद्देश्य होगा। उत्तराखंड में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल का दूसरा चरण सफलतापूर्वक खत्म हो चुका है। इस अभ्यास में हरिद्वार, देहरादून, ऊधम सिंह नगर, चमोली, चंपावत, टिहरी, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा के साथ 8 जनपदों में आपदा से निपटने की तैयारियों का व्यापक परीक्षण किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, औद्योगिक दुर्घटना, वन अग्नि और सड़क हादसों जैसे कई परिदृश्यों पर अभ्यास किया गया। देहरादून में गैस की कालाबाजारी के खिलाफ प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया। डीएम के निर्देश पर क्यूआरटी टीम ने कई क्षेत्रों में छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान कुल 32 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए, जिनमें से 22 सिलेंडर सदर क्षेत्र और 10 सिलेंडर विकास नगर से बरामद किए गए हैं। नैनीताल स्थित डॉक्टर आरएस टोलिया प्रशासनिक अकेडमी में मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने जिले में चल रही कई परियोजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली प्रशासनिक, तकनीकी या प्रक्रियागत बाधाओं का त्वरित समाधान किया जाए। अगर कोई समस्या शासन स्तर की हो तो उसे तुरंत संज्ञान में लाया जाए ताकि विकास कार्य बाधित न हो। नैनीताल से एक सकारात्मक और प्रेरणादायक खबर सामने आई है, जहां भीमताल विकासखंड के जंतवाल गांव लमजला में पशुपालन विभाग द्वारा ब्लॉक स्तरीय पशु प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर हरीश सिंह बिष्ट ने किया और इसमें 5 दर्जन से ज्यादा पशुपालकों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया और पशुओं का प्रदर्शन भी किया। देहरादून में अरविंद सिंह चंद्रवंशी के निर्देशन में प्रस्तुत नाटक स्वयं दीपा ने दर्शकों को एक ऐसी पौराणिक प्रेम गाथा से रूबरू करवाया
जिसमें प्रेम, त्याग और पुनर्जन्म का अद्भुत संगम देखने को मिला। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार एवं लेखक गांव थानो देहरादून के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित विरासत कला उत्सव के 5वें दिन प्रस्तुत नाटक स्वयं दीपा ने भावनाओं के गहरे उतार चढ़ाव के साथ दर्शकों के हृदय को झकझोर दिया। और इन्हीं खबरों के साथ इस खास बुलेटिन देवभूमि में बस इतना ही। आप बने रहिए आज की खबर के साथ। नमस्कार।